जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल, पीटी एवं मेंस, साथ ही सेंट्रल एसएससी तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जनरल स्टडी एवं जनरल साइंस से रिलेटेड 130 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी मंथ के सार संग्रह से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्नों में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, कौन कौन से? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूगोल, भारत एवं विश्व, खेलकूद, कृषि, पर्यावरण एवं कंप्यूटर से संबंधित 130 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम एक एक करके पूरे व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो होगा प्रतियोगिता दर्पण की जनवरी मंथ का जो है सार संग्रह से लिया गया इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर सॉल्व देखिएगा। सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद बाकी हम अन्य प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी, कौन सा? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी? तो देखिए रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषित की थी। ठीक है, अब ये विद्रोह क्या था? तो देखिए 18 फरवरी 1946 में आज़ादी से ठीक पहले इंडियन नेवी के सैनिकों ने लगभग 20,000 सैनिकों ने अच्छे खाना, रहन सहन तथा समानता के लिए ब्रिटिश सैनिकों के साथ समानता के लिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसमें लगभग 20,000 से अधिक सैनिकों थे। अब यहाँ से पूछता है कि ये जो विद्रोह हुआ था किस जहाज पे किया गया था? तो आईएनएस तलवार जहाज पे किया गया था। ध्यान रखिएगा, आईएनएस तलवार पे। इसमें 20,000 सैनिक भाग लिए थे। साथ ही इन लोगों के बहुत अलग मांगे थी। इन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद फौज दस्ता था इनसे संबंधित इन लोगों ने झंडा भी लगा लिया था और खुद को आज़ाद घोषित कर लिया था। तो इनसे घबराकर अंग्रेजों ने इस आईएनएस तलवार जो था इसको बम से उड़ाने की साजिश रची थी। यह बात अब मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के अन्य नेताओं को पता चली, तो उन लोगों ने हमारे रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता करके इसे विद्रोह को समाप्त करवाया था और इसकी घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1927 में, क्या 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा 1927 में भारतीय रियासत और अंग्रेजी सरकार के बीच संबंधों के परीक्षण के लिए और उनके परिभाषित करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। कौन सा समिति? बटलर समिति का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन को ठीक अपोजिट करके भी पूछ सकता है कि बटलर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो बटलर समिति का गठन भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के मध्य संबंधों की जांच और उसे परिभाषित करने के लिए किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए जो इंडियन लीग की स्थापना की गई थी उसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है, अब हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। 1857 की क्रांति जो थी एक सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। बी.डी. सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम आंदोलन कहा है, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। किसने? बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। मेरठ छावनी की 20वीं एनआई से हुई थी। लेकिन इससे भी पहले ये जो 20वीं जो मेरठ में शुरुआत हुआ था, इससे भी पहले बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में, कौन सा? 34th नेटिव इन्फेंट्री में, कहाँ के? बंगाल के।
इसका जो कारण मेन था, ये कारण जो था ये इसको एग्जाम में पूछता है कि इसका मुख्य कारण क्या था। तो ये भी आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण था और या तत्कालिक जो कारण था, ये बेस फील्ड, कौन सा, बेस फील्ड राइफल की जगह कौन सा, ध्यान दीजिएगा, बेस फील्ड राइफल की जगह इन लोगों ने इनफील्ड राइफल को शामिल किया था। इस राइफल में ये अफवाह उड़ गई कि इसमें जो कारतूस थे उन कारतूसों पे सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क उठी और मंगल पांडे ने इसे प्रयोग करने से मना कर दिया। ये 34वीं इन्फेंट्री के सदस्य थे। कौन से, 34वीं इन्फेंट्री के सदस्य थे। फलतः इन्होंने मना किया और अपने एजुटेंट हेड की हत्या कर दी, जिससे के बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा दे दिया गया। किनको, मंगल पांडे जी को। अब इससे जो है जो भी सैनिकों थे इनमें रोष व्याप्त हो गया और अन्य ने भी विद्रोह का रुख अख्तियार किया। फलतः 30 मई को विद्रोह का डेट फिक्स किया गया। और ये जो विद्रोह था इसका प्रतीक क्या था, तो इसका प्रतीक इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल का फूल था। कौन कौन सा, रोटी और कमल का फूल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 30 मई को डेट फिक्स हुआ, लेकिन इससे पहले ही 10 मई को, कौन से मई, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के, 10 मई 1857 के मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली पहुंच गए। कब, 10 मई को तो विद्रोह किया और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच गए बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता मान लिया। अब इस विद्रोह में अलग अलग जगहों पे किसका नेतृत्व किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार हम उन्हें भी देख लेते हैं। अलग अलग जगहों पे होने वाले विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 2 जगह नेतृत्व करता थे। कहाँ कहाँ से, तो देखिए बिहार के एक जगदीशपुर से साइड से, जो कि आरा पड़ता है, वहाँ से कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जबकि ली ग्राउंड ने इस विद्रोह को दबाया था। ली ग्राउंड ने इस विद्रोह को दबाया था और कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से, जबकि पटना से पीर अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। वैसे ही दिल्ली से देखिएगा तो दिल्ली से इसका विद्रोह का नेतृत्व कौन सा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और उनके सैनिक बख्त खान ने किया था। कहाँ से, दिल्ली से। वही लखनऊ से देखिएगा तो बेगम हजरत महल ने किया था। कौन, हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने। कानपुर से देखिएगा तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। किसने, नाना साहब ने किया था। इलाहाबाद से देखिएगा तो मौलवी लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। और जगदीशपुर से हमने बताया ही आपको कि जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। पटना से पीर अली ने किया था। झांसी से झांसी की रानी ने किया था और बरेली से खान बहादुर जी ने किया था। किसने, खान बहादुर ने। ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी देता है कि दिल्ली से किसने किया था, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, उसके सैनिक बख्त खां, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जीनत महल भी ऑप्शन में दे देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गए विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। बाकी इसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये जो जानकारी थी वो 1857 के विद्रोह के बारे में थी। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। देखिए ये डेट जो है 1930 दिया हुआ है, ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये क्यों हुआ था, तो देखिए जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इससे जो था उस समय कौन सा, इरविन के दबाव आने लगा। कहाँ से, इंग्लैंड के राजा की तरफ से दबाव आया कि वो कांग्रेस के व्यक्तियों को राउंड टेबल समिट अर्थात गोलमेज सम्मेलन में भेजे। इसके लिए गांधी जी ने इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। यही समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाता है। इसमें सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें राजनीतिक बंदियों को ही रिहा किया था, लेकिन जो आपके विद्रोही सैनिक थे उन्हें रिहा नहीं किया गया था। इसलिए भगत सिंह को भी इसमें रिहा नहीं किया गया था। और आपको याद रखना है कि यह समझौता कब हुआ था, तो यह 5 मार्च
1931 को हुआ था। जब ये समझौता हुआ तो इस समझौता के दिन जो दो लोग बैठे थे, कौन, गांधी जी और इरविन, तो इस दिन सरोजिनी नायडू ने कहा था कि दो महात्मा बैठे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को कहा था कि दो महात्मा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ये जो डेट यहाँ दिया हुआ है ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था। तो देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की एक वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। इसका मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य को बढ़ावा देना। मतलब कि जो सूत काटना था या हाथ से जो उत्पादन होने वाले कार्य थे, इनको बढ़ावा देने के लिए वर्धा योजना प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्धा योजना का संबंध किससे था, तो हस्त उत्पादक कार्य से था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था। तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन उनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट, उनकी पुस्तक नहीं सॉरी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ने से आया था। ये जो पुस्तक था अनटू दिस लास्ट, यह जॉन रस्किन द्वारा लिखा गया पुस्तक था। और इसी पुस्तक को पढ़ने से महात्मा गांधी के अनुसार, मतलब उनके अकॉर्डिंग, उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आया था। इसी पुस्तक से उन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा भी मिली थी। किनसे, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से। इस पुस्तक अर्थात अनटू दिस लास्ट पुस्तक से उनको एक वर्ड मिला था, कौन सा, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है। व्यक्ति का कल्याण किसका, व्यक्ति का, किसी भी एक व्यक्ति का जो कल्याण है वो समाज के या सभी व्यक्ति के कल्याण में ही निहित होता है। जैसे कि अगर हमारा देश है, अगर हमारे देश में हर कोई अमीर हो जाए तो एक व्यक्ति का भी तो इंडिविजुअली उसमें प्रोग्रेस होगा ही होगा। तो यही गांधी जी कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति का पर्सनली जो कल्याण है वो समाज कल्याण या सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर किसके, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी बेस पर उन्होंने, किसने, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चारों से चारों क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीएससी में भी पूछे हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक, जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पुस्तक से गांधी जी के जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन आया था। और इस पुस्तक से गांधी जी ने बहुत चीज़ें ग्रहण की थी, जैसे व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, जिसके बेस पे उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा दी थी। साथ ही यहाँ एक चीज़ और भी पूछता है, किसके बेस पे, तो अनटू दिस लास्ट के द्वारा जो सर्वोदय की अवधारणा थी, इसी के बेस पे अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। और इस अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। किसकी, गरीबों में, जो गरीब लोग हैं उनमें सबसे जो गरीब है उनकी सहायता करना। ठीक है, तो ये गांधी जी की अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी, कौन किसकी, तो जॉन रस्किन की पुस्तक। तो इससे संबंधित ये फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स। क्या, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक मार्क शेपर्ड है। कौन, मार्क शेपर्ड। ऐसे महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तकों के नाम है, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक पुस्तक लिखा था, इंडियन ओपिनियन। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये पूछता भी है, तो कौन सा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, वैसे ही महात्मा गांधी द्वारा अन्य पुस्तक जो थे ये भी इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन से पुस्तक थे ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था, तो अगर सिर्फ पहला सत्याग्रह पूछेगा तो वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था सत्याग्रह उन्होंने किया था वो सत्याग्रह। लेकिन अगर भारत में पहला सत्याग्रह पूछेगा तो वो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है,
आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जब भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया था तो यह घोषणा की थी कि इस अधिनियम की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी तथा इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा। लेकिन भारतीयों के विरोध को देखते हुए 2 साल पहले ही, कौन सा 2 साल पहले ही 1927 में, यह 1929 में होना था लेकिन 1927 में किसने, तो ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग नियुक्त कर दिया भारत सरकार अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए, जिसका अध्यक्ष सर साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। साइमन कमीशन का गठन पूछता है तो साइमन कमीशन का गठन 1927 हो गया, लेकिन यह भारत कब पहुंचा था, तो भारत यह 1928 में पहुंचा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गठन 27 में हुआ था और भारत पहुंचा था 1928 में। ये जो गठन हुआ इसका अध्यक्ष सर साइमन थे और इसमें 7 सदस्य और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका जोरदार भरपूर भारत में विरोध किया गया और इसी के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान उन्हें चोटें आ गई और जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। किसके दौरान? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। साइमन कमीशन के विरोध के समय एक नारा भी दिया गया था, कौन सा? साइमन गो बैक, गो बैक साइमन या साइमन गो बैक, मतलब कि साइमन वापस जाओ। ये नारा कब दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन के विरोध के समय। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, साइमन कमीशन का कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, साइमन कमीशन जब आया तो उस समय पूछता है कि साइमन कमीशन जब आया तो उस समय भारत में सचिव कौन था, या आपको पूछेगा उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो वो इरविन था। कौन सा? इरविन था। और सचिव था बर्केनहेड। कौन? बर्केनहेड। ठीक है, और साइमन कमीशन के विरोध में भारतीयों ने क्या प्रस्तुत किया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और जिन्ना ने 11 सूत्री जिन्ना फार्मूला को प्रस्तुत किया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कब? अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम भारत शासन अधिनियम 1919 की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। देखिए वे कौन कौन से हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 यह 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। देखिए, ये जो भारत शासन अधिनियम था 1919, यह कुछ दबाव में आता है, क्योंकि इसके कुछ ही पहले, कब? कुछ ही पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी से डर करके और इसके विरोध में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसी का विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार डर गई और उसने भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया, जिसके प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियनों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए, मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया था। अलग निर्वाचन क्षेत्र या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 द्वारा दिया गया था मुस्लिमों को। लेकिन 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 अन्य को, जैसे कि मुस्लिमों के अलावा अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब दिया गया था? तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र में, कहाँ? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई।
क्या द्विसदनीय, द्वैध नहीं, ध्यान रखिएगा, द्वैध और द्विसदनीय में अंतर होता है। तो ये अंतर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, द्वैध का मतलब और द्विसदनीय का मतलब में अंतर होता है। देखिए द्वैध शासन का मतलब हुआ कि दो लोग शासन कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी भी और भारतीय लोग भी। लेकिन द्विसदनीय का मतलब हुआ कि दो सदन शासन, जो शासन चल रहा है वो दो सदन के द्वारा चल रहा है, जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा चलता है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा चलता है। और द्वैध शासन का मतलब क्या हो गया कि दो लोगों के द्वारा चलता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा और भारतीयों के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा 1919 के द्वारा ये दोनों दिया गया था। कैसे? तो देखिए राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया, राज्यों में बोलेगा तो द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तथा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया। क्या? द्विसदनीय व्यवस्था लगाया गया तथा प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित में भी बांटा गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या थे? तो प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रांतीय विषय को आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछता है कि भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति किस शासन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। और जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली दिया गया था, इसके साथ ही राज्यों को या जो भी स्टेट थे उन सबको कुछ आंशिक स्वतंत्रता या उन्हें डोमिनियन भी दिए जाना शुरू किया था। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। तो ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो देखिए यहाँ पूछा है किस विधेयक या एक्ट के विरोध में, तो वो जन सुरक्षा विधेयक बिल था। अंग्रेजी में इसे पब्लिक सेफ्टी बिल कहा गया। कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इस बिल के विरोध में भगत सिंह और बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये पूरा घटनाक्रम क्या था? तो आइए उसको हम थोड़ा सा घटनाक्रम को देख लेते हैं। हुआ ये था कि भारतीयों के और भारतीय लोगों और भारतीय मजदूरों के विशेषाधिकार और उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कौन सा? ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रही थी। कौन सा? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कर रही थी। इसके प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। लेकिन इस जो बम था इसका जो उद्देश्य था इसकी किसी की जान लेना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को ये बताना कि ये जो है हमारे हित में नहीं है, मतलब कि भारतीयों के हित में नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका। वे यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने जानबूझकर किसी का हत्या का प्रयास नहीं किया था, इसलिए वे वहाँ रुके रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। फलतः बाद में पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन सबको लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। किनको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, चलिए जतिन दास इसमें भी गिरफ्तार हुए थे। कुछ लोग देखिए जो इसमें गिरफ्तार हुए थे, इन्हें लाहौर षड्यंत्र के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में इन लोगों ने जो बम फेंका था, ये कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ठीक है,
और ये जो फेंका था ये किस बिल के विरोध में, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल या पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें फांसी कब दिया गया था भगत सिंह को, तो 23 मार्च 1931 को। कब, 23 मार्च 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1929 में। देखिए अब इन सब के जो लीडर भी थे, इन्हीं में एक और थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे और उन्हें अंग्रेज फाइनली नहीं पकड़ पाई थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और इसे ब्रिटिश संसद ने कब पारित किया। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक 4 जुलाई 1947, कब, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया 4 जुलाई को, और 18 जुलाई को इसे पारित कर दिया गया, ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। जिसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, चारों आपको डेट याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई को इसे पास कर दिया गया और फिर आगे अगले मंथ 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दी गई। तो इस तरह से ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमने कौन सा पार्ट देखा, तो वो हमने सार संग्रह का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखा। अब हम इसके ऐतिहासिक पार्ट जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति वाले पार्ट को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में स्त्री भिक्षुणी या भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी तथा प्रथम महिला या प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, ये भी पूछता है। तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, तो ये आम्रपाली थी, वैशाली की नगर बधू इसे भी कहा जाता है। वैशाली की नगर बधू आम्रपाली प्रथम कौन थी, तो प्रथम बौद्ध संघ की बौद्ध भिक्षुणी थी और इसे प्रवेश कहाँ दिया गया था, तो इसे वैशाली में बुद्ध की अनुमति के बाद इन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया था। तो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला, तो वो आम्रपाली थी। आम्रपाली का संबंध कहाँ से था, तो वैशाली से था, इसे वैशाली का नगर वधू भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौतांत्रिक किस संप्रदाय का था। तो सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था। तो जो सौतांत्रिक संप्रदाय था यह बौद्ध धर्म का संप्रदाय था। तो इस तरह से इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा, क्या द्वितीय जैन सभा कब हुई। तो देखिए द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में, कब, 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में, कहाँ, गुजरात के वल्लभी, आप ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रख सकते हैं कि द्वितीय जैन सभा 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो देवाधीश श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन बहुत टाइप से पूछेगा कि द्वितीय जैन सभा कब हुई, तो 512 ईसा पूर्व। ये हुई कहाँ थी, द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी, तो गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय जैन सभा के अध्यक्ष कौन था, तो द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष देवाधीश श्रवण था। वैसे ही अगर प्रथम जैन सभा की बात करिएगा तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 300 बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को, तो जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, और इसी कारण से जैन धर्म की प्रथम जो जैन संगति थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में स्तूरभर्त की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इससे ये सभी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी, तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की थी। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है, तो पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय है। क्या, पृथ्वीराज तृतीय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है, तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो कृति है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनका उपन्यास है, इनकी जो गिनती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख, कहाँ का, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी, तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और हरिसेन ने समुद्रगुप्त की इलाहाबाद का जो स्तंभ है ये हरिसेन ने ही लिखा था, इसमें यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। ठीक है, अब देखिए इसे याद कैसे रखिएगा, तो हरिसेन जो था इसका दरबारी कवि था, तो जाहिर सी बात है कि इसी का ही प्रशंसा लिखेगा, तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के राजा चिकित्सा के लिए भेजा था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती, कहाँ के, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत, किसके, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, किसको, जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। साथ ही यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसने अपने राजवैद्य को बुद्ध की सेवा में भेजा था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था। साथ ही इसने जीवक को अवंती के सम्राट चंद्रप्रद्योत की सेवा में भी भेजा था। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उसकी किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, तो अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा की गई है, किसकी, तीवर की। तो देखिए हमने दो पार्ट पढ़ लिया, पहला भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट है भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान। कुल 130 प्रश्न हैं जिसे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ उपराष्ट्रपति का उम्र पूछा है, तो भारत के उपराष्ट्रपति पूछे या राष्ट्रपति पूछे, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होने चाहिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य चीज़ें हैं, पहले हम राष्ट्रपति का बता देते हैं। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसका जो है अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है और इन्हें भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 61 तक रखा गया है तथा इनकी जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष होती है, राष्ट्रपति की भी। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। तो देखिए उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 से, कहाँ से, 63 से लेकर के 70 तक रखा गया है। कहाँ तक, 63 से 70 तक रखा गया उस उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रिक है। जैसे राष्ट्रपति के लिए है पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, इसका हम अलग से आपको वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। यह किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। देखिए जैसे कि दशम, तो देखिए यहाँ से आप 52 से शुरू करिए और सभी आर्टिकल का नाम देते जाइए। राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रमुख,
राष्ट्रपति का निर्वाचन, कोटा, उसका कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, शर्त और उस पर महाभियोग। तो यह राष्ट्रपति से संबंधित हो गया। ठीक है, अब बात करिएगा उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति के लिए ट्रिक होता है उसरा, निका, चूस, उसरा, निका, चूस। अब यहाँ से आप 63 से आर्टिकल से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा। इसके लिए भी हमने अलग से ट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, उसरा, निका, चूस से। ठीक है, अब यहाँ होता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। इसका निर्वाचन, कार्यकाल, इसका निर्वाचन, कार्यकाल और फिर आ जाता है इसका चुनाव और फिर आ जाता है इसका शपथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद क्या जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये जोड़ा कब किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। और ये लिया कहाँ से गया था? तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। USSR उसको बोला जाता है, उस समय यह USSR था। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से लिया गया है। इसे 42वें संविधान 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। जब लागू गया था तो उस समय 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन आगे चल करके 2002 में एक 11वां इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण की अनुमोदन काफ़ी है? तो देखिए, भारतीय संचित निधि में धन निकालने के लिए संसद ही सिर्फ उससे धन निकाल सकता है। तो इसलिए आपको संसद ही ध्यान रखना है। संसद में कौन कौन सा आता है? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक और कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें किन प्रदेशों में लागू नहीं है? तो संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के आदिवासी क्षेत्र और मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र में पंचायती राज को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ये राज्य जो भी है पूर्वोत्तर के ही राज्य है, जिस 7 सिस्टर में से एक अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में के कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए पंचायती राज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, कहाँ? राजस्थान के नागौर में एक पंचायत में लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता, किसकी? BRM बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन, 1 मिनट रुक जाइए, 73वां संविधान संशोधन 1993 या कहीं कहीं 92 भी आपको मिल सकता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज का दर्जा, संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, 24
अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, पंचायती राज को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था अगर पूछता है तो पंचायती राज को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बलवंत राय मेहता की सब सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा अगर आपसे पूछ लेता है तो इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जबकि 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। और इसे लागू किए जाने के कारण ही 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी हैं, वे क्या हैं, तो इनसे जुड़ी हुई कुछ समितियां हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। उसके बाद है आपका अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति ने थे इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज को की सिफारिश की थी। वर्तमान में बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती राज ही लागू है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है, तो ऐसा केवल एक बार 1969 में हुआ है, जब जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो जाए तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है भारत का, वो राष्ट्रपति का कार्य को देखता है। और ऐसा भारत में केवल एक बार 1969 में हुआ था, जब जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। इसमें कौन भाग नहीं लेता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रपति का ही चुनाव है और मनोनीत सदस्य भाग ले लेंगे तो फिर कोई भी राष्ट्रपति जीत जाएगा। इसलिए इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बाकी सभी जगह से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सभी से इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है, तो सिर्फ एक जो इसमें मनोनीत सदस्य वे भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए जो डोमेन सर्वोच्च न्यायालय की जो संस्था या बेंच बनती है उसमें मिनिमम 5 सदस्य होने चाहिए। सबसे बड़े संवैधानिक बेंच की बात करें तो वो उसमें 13 सदस्य भाग लिए थे और वह केशवानंद भारती केस था। इसमें 13 सदस्यों की बेंच ने भाग लिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सदस्य या सबसे बड़ा बेंच था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है, तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के 1 में है कि संघ की राजभाषा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के 1 में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कुल मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार को भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है और वर्तमान समय में कुल मिलकर के 6 मौलिक अधिकार है। 7वें मौलिक अधिकार को 44 जो कि संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन, कौन सा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कुल मिलकर 6 प्रकार के ही मौलिक अधिकार हैं। वे कौन कौन से हैं, तो पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार
जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। उसके बाद है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 के बीच आता है। किसके बीच? 25 से 28 के बीच आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें आपको 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपको फंडामेंटल राइट से संबंधित फैक्ट जो कि आपको याद रखना है। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हमने वीडियो अलग से डाला हुआ है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, तो वो तभी अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो इस तरह से इसे ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब हम भारत एवं विश्व का भूगोल के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो देखिए, डार्लिंग श्रृंखला डार्लिंग नदी के आसपास वाले पहाड़ी क्षेत्रों को कहा जाता है। तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ, कौन सा? गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये है भूत जलोकीय नामक मिर्च। कौन सा मिर्च? भूत जलोकीय नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, भूत जलोकीय विश्व की सबसे तेज मिर्च मानी जाती है और इसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। कहाँ? असम में की जाती है। तो ध्यान रखना है, भूत जलोकीय नामक जो मिर्च है भारत के असम वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू मिर्च द्वीप उत्पत्ति के समय से ही या उत्पत्ति के कुछ समय बाद यो क्या हो गया? अदृश्य हो गया। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों के बीच में जो है अधिकार जताया गया था? तो न्यू मिर्च जो द्वीप है उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इसे भारत और बांग्लादेश द्वारा इस पर अधिकार जताया जाता है। इन दोनों के बॉर्डर के पास ही अवस्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, अलगुहास महासागरीय धारा किससे संबंधित है? तो अलगुहास महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। अलगुहास महासागरीय जो धारा है वह हिंद महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में टाइटन शनि का उपग्रह है। किसका? शनि का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने देखा था। वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। कौन सा? शनि ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर कितना? अपने धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अधिक झुके होने के कारण लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण या यूरेनस उपग्रह को या ग्रह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले 2 ग्रह हैं, अरुण अर्थात यूरेनस और एक है शुक्र ग्रह। ये दोनों अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशाओं में घूमने वाले ग्रह हैं। सबसे गर्म ग्रह इसमें शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछता है तो वो शुक्र ग्रह है। चलिए, ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या। कहाँ? प्राकृतिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो ये आप पढ़े हुइएगा, यह आकृति पिरामिडल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में। कहाँ? पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है?
तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा या एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो सीधा, हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है प्रचुर जैव विविधता, क्या प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उन्हें मेगा डाइवर्सिटी देश में रखा गया है। किसमें? मेगा डाइवर्सिटी देश की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता की प्रचुरता, किसकी? जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों को प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है? तो जैव विविधता की प्रचुरता मतलब अधिकता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है IUCN, क्या? IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, किस क्षेत्र में संलग्न है? तो यह जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में संलग्न संस्था है। अगला क्वेश्चन है निरंतर ह्रास के कारण मतलब निरंतर कमी के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहा जाता है? तो लगातार हो रही कमी के कारण बहुत जल्द ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाले जो भी पौधों या जंतुओं की, जीव जंतुओं की जाति है उसे सुभेद्य जाति कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में, क्या? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से, ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर मतलब वायुमंडल के भीतर या पृथ्वी की तरफ प्रवेश करने से रोक देता है, जिसके कारण हम स्किन में होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए एक कवच के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है काली वैली झील अवस्थित है, तो काली वैली झील तमिलनाडु में अवस्थित है। काली वैली झील तमिलनाडु में अवस्थित है। काली वैली झील कहाँ अवस्थित है? तो काली वैली झील तमिलनाडु में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे भी ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको देखिए, जीवों की संकटग्रस्त, उससे पहले भी है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। तो काली वैली झील तमिलनाडु में और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डेटा बुक कहा जाता है। कौन सा? रेड डेटा बुक कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन सा? भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन, मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन की अवस्थिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस एजेंसी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। चलिए बढ़ देंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने, क्या? किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी? तो सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा बोला है, तो ध्यान दीजिएगा। सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा ब्रॉडलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? तो ब्रॉडलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्पों में 15 वर्षों के लिए कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण का लक्ष्य रखा गया। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? तो देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए मूल्य सूचकांकों में से WPI अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स को रखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अगर आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने के विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। अगर आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे घाटा वित्त पोषण में रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ा देता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम कर देता है। जो हम विदेशी को निर्यात करते हैं इसकी कीमत कम कर देता है और घरेलू मुद्रा में आयात की जो कीमत होती है उसे वह बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 के बजट 21-22 के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो यह सकल घरेलू अनुपात अर्थात जीडीपी का 9.5% था। भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना 1999 में हुई थी। भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना 1999 में हुई थी। वित्तीय स्थिरता मंच है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो इसे 2010 में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा अलग, मतलब कि उसको हटा करके मानव गरीबी सूचकांक को हटा करके इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब गरीबी सूचकांक को हटा करके बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसको ला दिया था। कब? 2010 में। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। अब हमारा अगला पोर्शन है भारतीय विज्ञान सामान्य विज्ञानियों तकनीकी से संबंधित। तो अब हम सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हम स्किन में होने वाली समस्याओं से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, जबकि मनुष्यों में ऐसा पाया जाता है? तो पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी नहीं होती है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। कौन से अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलता है? तो परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है क्योंकि द्रव का जो मास होता है उसका ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। किसका? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण भारी मात्रा में उसमें ऊर्जा या हीट एनर्जी निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कौन सा? कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हींग प्राप्त की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, हींग जो है जो फेरुला जाति अर्थात फेरुला फैमिली के पौधे से प्राप्त की जाती है हींग। और हींग जो है यह पौधों के जड़ द्वारा प्राप्त किया जाता है। कहीं जड़ दिया हुआ है, कहीं फल दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अभी कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन हींग जो है फेरुला पौधा के जो इसके जनजाति है या पूर्वज है वो फेरुला पौधा है। तो हींग प्राप्त की जाती है या फेरुला पौधा के जनजातियों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो चर्म रोग अर्थात स्किन रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। कौन सा? रेडियो फास्फोरस है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन था उसके अनुसार प्राकृतिक गैस रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ऊष्मीय मान की बात करिएगा तो वो हाइड्रोजन गैस रखती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण किसके? तो औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण मतलब घास का उपयोग किया जाता है? तो यह जलकुंभी द्वारा। कौन सा? जलकुंभी। आप जल में देखे होइएगा, एक पतिया होती है जो कि जल में हरे रंग का पाया जाता है। यह औद्योगिक बहिस्राव द्वारा निकलने वाले जल प्रदूषण को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, मतलब कोई ढलान वाला इस तरह का कोई सड़क है तो इस पर आपको पत्थर लुढ़काना, यह आसान होता है, ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। मतलब कि देखिए, ये जो ढलान सड़क है इस पे पत्थर लुढ़काना, ऊपर से लुढ़काना जो है ऊपर की ओर ले जाने की अपेक्षा अधिक आसान होता है। तो ये क्यों होता है? तो यही आपको बताना है कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने की अपेक्षा अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। अर्थात लुढ़काने के समय हम जो काम करते हैं वो काम और उठाने के समय जो काम करते हैं वो काम, तो उठाने के समय हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है और लुढ़काने के समय हमें कम काम करना पड़ता है। इसलिए लुढ़काने जो है आसान होता है और उठाना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही समय मापने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? बहुत छोटे समय को अच्छे से मापने के लिए परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। तो यह साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और हम नेक्स्ट के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन कौन सा है? तो हमारा अगला सेक्शन शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान है, जिसे छोड़ देना है। उसके बाद अगला सेशन है संप्रेषण एवं संचार, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है हमारा खेलकूद वाला सेक्शन, जिसे हमें इम्पोर्टेंट है और इसे हमें कंप्लीट करना होगा, खेलकूद वाला सेक्शन। चलिए, खेलकूद वाला सेक्शन क्या है इसे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से। और वे एक वेट लिफ्टर है। क्या? वेट लिफ्टर है। अगला है क्वेश्चन, वॉली स्मैश। कौन सा? वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉली स्मैश और सर्विस जो शब्द है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कॉबर्टियन को कहा जाता है। किसको? पियरे डी कॉबर्टियन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोवा था। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट। द वर्ल्ड बिहाइंड होगा, यहाँ बीनेथ कर दिया है। द वर्ल्ड बिहाइंड हिज फीट ये किसकी जीवनी है? तो यह पुलेला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनकी जीवनी है द वर्ल्ड बिहाइंड हिज फीट। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक मशाल चुनौतियों का प्रतीक है। किसका? चुनौतियों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी पाए जाते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी पाए जाते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? तो पोलो में 4 खिलाड़ी है। देखिए, ये याद रखिएगा, ये बीएसएससी एसएससी का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में पहली बार शपथ लिया गया था? तो 1920 के ओलंपिक खेल में पहली बार शपथ लिया गया था। देखिए, अभी जो ओलंपिक हुआ है 2020 ओलंपिक हुआ है और पहली बार शपथ 1920 में लिया था, मतलब 100 साल पहले। तो इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं। तो यह खेल और खिलाड़ी से संबंधित कुछ ये क्वेश्चन थे जिसे हमने सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं कृषि से संबंधित प्रश्नों की ओर। कृषि से संबंधित पहला प्रश्न है, साइकोसिल एक क्या है? तो साइकोसिल एक वृद्धि अवरोधक है। सब्जी के काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या? ओलेरीकल्चर।
पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का। ध्यान दीजिएगा, सब्जी के लिए जो पौधों का अध्ययन हम करते हैं उसे ओलेरीकल्चर कहा जाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वैसे ही गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित की जाने की आवश्यकता होती है? तो गेहूं की फसल को हल्का हल्का करके 6 बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कपास की रेशा मुख्य रूप से बना होता है? तो कपास का रेशा मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई? तो चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई वो जया चावल था। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सा फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वंश क्रम दिया, मतलब कि वंश क्रम को शुद्ध करना। ये जो स्वपरागणित फसल होते हैं, मतलब जैसे कि वो अपने ही पौधे द्वारा परागणित हो जाते हैं, तो इनके नस्लों को सुधारने के लिए शुद्ध वंश क्रम वर्ण अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसका? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किससे संबंधित है? तो यह जस्ता की कमी से होता है और यह धान से संबंधित है, जस्ता की कमी से होता है यह। अगला क्वेश्चन है, किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? मैन मेड क्रीडल्स, तो ट्रिटिकेल्स को मानव उत्पादक धान्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसे ध्यान रखिएगा, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव, किसमें? दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव या पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेग हीमोग्लोबिन, कौन सा? लेग हीमोग्लोबिन दलहनी फसलों में वो पिगमेंट होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। साथ ही राइजोबियम नामक जीवाणु भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और लेकिन यहाँ क्या पूछा है? पिगमेंट अर्थात रंग द्रव पूछा है, तो वो लेग हीमोग्लोबिन होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यह हमारे कृषि सेक्शन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न था जिसे आपने देखा। अब हमारा अगला जो सेक्शन है यह कंप्यूटर से संबंधित है, जिसे हम छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ये यूजफुल नहीं है और मेन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा विविध पार्ट है इसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें विविध पार्ट का पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमने 2-3 सेक्शन को छोड़ा, जैसे कि शिक्षा वो सिर्फ सीटेट वगैरह या एजुकेशन जो बीएड कर रहे हैं वहीं से संबंधित था, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। और ये कंप्यूटर सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा सपकी लाफी एक जीआई उत्पाद है, मतलब एक वस्त्र है या एक कपड़ा जो कि सपकी लाफी, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। यह कहाँ का है? तो यह मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हुमा का झूका मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो हुमा का झूका मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह उड़ीसा में स्थित है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किनका है? तो स्वामी विवेकानंद का कथन है। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों के द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथक का लिखा था? ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओटामथुल्लान केरल का नृत्य है और इसी नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा था, गरीबों का कथकली कहा गया था। इसे 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने स्थापित किया था। 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने इसे स्थापित किया था, किसको? ओटामथुल्ला को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो भारत के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। भारत के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर किस प्रदेश में है? तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर गोवा में स्थित है, इसे आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी? तो विभूति भूषण
उपाध्याय ने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा था। अगला क्वेश्चन है, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी, कौन सा? नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो मतलब पूछना ये चाह रहा है कि लावणी किस प्रदेश की नाच है या फोल्क डांस है? तो वह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का नृत्य और संगीत मुद्रा कौन सा है? तो वो लावड़ी है। या लावड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र है। यह भी फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फेवरेट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोई मूर्तियों नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत गिना जाता है, ये किस देश में है? तो यह चिली देश में है। तो इस तरह से इसे आपको ध्यान में रखना है। तो हमने आज 130 क्वेश्चन को सॉल्व किया। किससे संबंधित? भारतीय इतिहास संस्कृति, भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भूगोल, ये सभी से संबंधित 130 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले भावी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सभी प्रतियोगिता दर्पण से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।